कैसे हैं आप सब। आज हम ईबीसीएल के अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे जो सप्लीमेंट दिया है फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ ईबीसीएल, हम कुछ अमेंडमेंट्स इस सप्लीमेंट के थ्रू रेफर करेंगे और कुछ और चैप्टर्स में भी अमेंडमेंट्स हैं, मैं वो भी आपको बताने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स में हमने अमेंडमेंट्स समझने हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, SEZ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशंस 2019, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस 2019। के अलावा हम ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे भी एक शॉर्ट नोट लेंगे। बस इतने से ही अमेंडमेंट डिस्कस करने हैं हम। रेडी हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। अमेंडमेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया, ये तो पूरा ही लॉ चेंज किया जा चुका है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था, उसे रिपील कर दिया गया है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इफेक्ट में लाया जा चुका है। फ्रॉम 20th of July 2020 मैं आपके EBCL सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो आप अमेंडेड प्रोविजंस अपने वीडियो लेक्चर से डिटेल में समझ सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इफेक्ट में आ चुका है, इसलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। क्योंकि कभी भी पुराने लॉ को खत्म करते हुए अगर नया लॉ इंट्रोड्यूस होता है तो एग्जाम में आपको दोनों लॉ का कंपैरिजन पूछा जाने का चांस ज़्यादा रहता है। मेन पॉइंट्स पे कंपेयर करने के बाद मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक ब्रीफ नोट ले रही हूँ। मेन प्रोविजंस के बेसिस पे हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। चाहे हम 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करें, दोनों ही एक्ट का मेन एम तो कंज्यूमर्स का राइट प्रोटेक्ट करना ही है, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करना। कंज्यूमर्स को अगर कभी कोई ग्रीवेंस हो जाए देन प्रॉपर रिड्रेसल अथॉरिटी के थ्रू कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को सॉल्व करवाना है। ऑल्दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक नई अथॉरिटी इन्वॉल्व की गई है सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे, जिसे नाम दिया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसी कहीं कोई अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी। रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ अब एक्ट इटसेल्फ में ही कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे क्या कहा जा रहा है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है आपको। कंज्यूमर कोर्ट, कंप्लेंट फाइल की जा सकती है कंज्यूमर कोर्ट में, जहां कंप्लेनेंट रहता है या काम करता है उस जगह पर भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा नहीं था, सिर्फ वही कंप्लेंट फाइल की जा सकती थी जहां पे ऑपोजिट पार्टी रहती है या बिजनेस करती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इंक्लूड किया गया कि कंज्यूमर को अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कोई हार्म हो जाता है वो कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर पाएगा, कॉम्पेंसेशन भी ऑब्टेन कर पाएगा।
पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यानी इस एक्ट में जो रिड्रेसल अथॉरिटीज हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो अथॉरिटीज अपॉइंट की गई हैं, उनकी पावर्स किस एक्सटेंट तक होगी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू ₹1 करोड़ तक के क्लेम एंटरटेन कर पाएगा, जबकि स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसे हम शॉर्ट में स्टेट कमीशन बोल रहे हैं, वो ₹1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन अप टू 10 करोड़ रुपीज़ तक के क्लेम एंटरटेन कर पाएगा। जबकि अगर क्लेम 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का होगा, देन नेशनल लेवल पे जो नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा वो एंटरटेन कर पाएगा। जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास सिर्फ एंड सिर्फ 20 लाख रुपीज़ तक के क्लेम एंटरटेन करने की पावर थी। स्टेट कमीशन के पास अप टू 1 करोड़ रुपीज तक के क्लेम एंटरटेन करने की पावर थी। मोर देन 1 करोड़ के क्लेम नेशनल कमीशन एंटरटेन कर सकता था। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे, उनकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो भी एनहांस की गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं करता था, क्योंकि जब ये एक्ट बना था तब हम ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में हम मैक्सिमम जो शॉपिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मैनर में करते हैं, इसलिए यहाँ ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किया गया। ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स ऑल्सो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अलग से कहीं कोई मीडिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, आर्बिट्रेशन से मैटर सॉल्व नहीं करवाया जाता था। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इंक्लूड कर दिया गया कि अगर कोर्ट को लगेगा कि मैटर बाय मीडिएशन सॉल्व करवाया जा सकता है, देन कोर्ट वहां सेटलमेंट करवा सकेगा थ्रू मीडिएशन सेल। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हमने कंपेयर किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के साथ। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 समझा हुआ है, देन ये की फीचर्स जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत जल्दी से आपको समझ आ जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी तक नहीं समझा है, लास्ट मोमेंट रिवीजन कर रहे हैं, वो ये जो की फीचर्स मैं यहाँ बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, लर्न करके जाइएगा। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु बायज एनी गुड्स और अवेल्स अ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। वो पर्सन जो गुड्स परचेज करता है या गुड्स परचेज करने के लिए अग्री होता है या सर्विसेज अवेल कर रहा है या अग्रीज टू अवेल सर्विस फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पे करते हुए गुड्स परचेज कर रहा है या सर्विसेज अवेल कर रहा है, उसे कहा जाता है कंज्यूमर। अगर कोई पर्सन रीसेल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर गुड्स या सर्विसेज ऑब्टेन कर रहा है, वो यहाँ कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन who obtains goods for resale or service for commercial purpose, वो यहाँ कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। It covers transactions through all modes। ऑलरेडी बता चुकी हूँ ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया है। तो अब अगर कोई ऑफलाइन खरीद रहा है या ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अगर अवेल कर रहा है सर्विसेज या गुड्स परचेज कर रहा है, उन ट्रांजेक्शन्स को भी यहाँ कवर कर लिया गया है। उनके रिस्पेक्ट में भी वो पर्सन अब कंज्यूमर कहलाएगा। क्लियर है आपको? राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, देयर आर 6 बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। राइट टू बी प्रोटेक्टेड against the marketing of goods, product or services which are hazardous to life and property. Right to be informed about quality, quantity, purity, potency, performance, standard of the goods or services. Right to be assured about variety of goods or services जो competitive price पे market में available हैं. Right to be heard and assured that कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन, यानी अगर कंज्यूमर का इंटरेस्ट कहीं सफर हो गया तो उसे सुना जाएगा, उसे प्रॉपर फोरम के थ्रू रेमेडी भी प्रोवाइड की जाएगी।
राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली यूटीपी और आरटीपी के नाम से जानते हैं। अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है देन उसे दूर करने का, उसे मैटर को सॉल्व करवाने का भी राइट होगा। एंड लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये कंज्यूमर राइट्स आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन सेक्शन जो सेक्शन नंबर 2 है उसके सब सेक्शन 9 में इंक्लूड किए गए हैं। ये जो कंज्यूमर्स राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना ये तो इस एक्ट का मेन एम है। इस एक्ट में कंज्यूमर्स राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए अलग से एक अथॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी। इस एक्ट में चैप्टर नंबर 3 में अंडर सेक्शन 10 टू सेक्शन 27 CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रिलेटेड प्रोविजंस इंक्लूड किए गए। सेंट्रल लेवल पे ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, यानी कौन सेटअप करेगा, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में CCPA के नाम से जाना जाता है। ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही होंगी या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स अगर इशू किए जा रहे होंगे, देन उनसे रिलेटेड मैटर्स को रेगुलेट करने का काम करेगी। यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी विच विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। कि अगर वायलेशन हो रहा है प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना, इंक्वायरी होल्ड करना, उसके बाद देखना कि यहाँ ये वायलेशन है भी या नहीं है। फंक्शंस ऑफ CCPA: इंक्वायरी इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाना, प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना, ऑर्डर्स पास करना टू रिकॉल गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज दैट आर हैजार्डस, प्राइस जो पे की गई है उसे रिएम्बर्स करवाना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है उन्हें डिसकंटिन्यू करवाना, उन्हें रोक लगवाना, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजर, एंडोर्सर, पब्लिशर्स इनको अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस इशू करना, अगर कुछ गलत हो रहा है पेनल्टी इम्पोज करना, सेफ्टी नोटिस इशू करना, कंज्यूमर्स का राइट, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए। ये फंक्शन CCPA एक्सरसाइज कर सकेगा अंडर द एक्ट। अब CCPA तो इस सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी है जो ये फंक्शंस एक्सरसाइज करेगी। वास्तव में अगर कंज्यूमर्स को कहीं कोई सफरेंस हो जाती है, डिफेक्टिव गुड्स मिल जाते हैं, डेफिशिएंट सर्विसेज अगर उन्हें दे दी जाती है, या ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर से एक्सेसिव प्राइस चार्ज कर ली गई, उनके साथ कुछ अनफेयर हुआ या आर्बिट्रली उन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए, कंज्यूमर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए इस एक्ट में अलग से अथॉरिटीज भी कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल अथॉरिटीज के नाम से, जो 3 लेवल पे होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे होंगे। इनके रिस्पेक्ट में सेक्शन 3 टू सेक्शन नंबर 9 ऑफ द एक्ट में प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं कि कंज्यूमर इन अथॉरिटीज को कंप्लेंट फाइल कर पाएगा अगर उसे अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस उसके साथ एक्सरसाइज हुई है, उसे डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विसेज मिली हैं, या ओवर चार्ज कर लिया गया है, डिसेप्टिवली उससे चार्ज कर लिया गया है, गुड्स और सर्विसेज उससे जो ऑफर किए गए वो हैजार्डस टू लाइफ और सेफ्टी थे। कंप्लेंट सबसे पहले पर्सन डिस्ट्रिक्ट कमीशन को फाइल करेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से अग्रीव्ड है देन वो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन को भी अप्लाई कर पाएगा। दैट मीन्स
एक लिमिट तक वैल्यू जो दी गई है, यानी 1 करोड़ रुपीज तक के अगर केसेस हैं, देन वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अप्लाई करेगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से अग्रीव्ड है, अपील फाइल कर पाएगा स्टेट कमीशन को। स्टेट कमीशन के डिसीजन से अग्रीव्ड है, देन नेशनल कमीशन को अपील फाइल कर पाएगा। और अगर नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी अग्रीव्ड है, सुप्रीम कोर्ट को अपील फाइल कर पाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के लिए पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन भी प्रोवाइड की गई है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए 1 करोड़ तक की लिमिट है, यानी अगर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ रुपीज तक है, हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू है, अप टू 10 करोड़ तक है, देन हम स्टेट कमीशन को अप्लाई कर पाएंगे, कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे। और अगर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, देन हम डायरेक्टली नेशनल कमीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये देखिए जुरिसडिक्शन लिखी है, 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन अप टू 10 करोड़ रुपीज, जबकि नेशनल कमीशन के लिए लिमिट मोर देन 10 करोड़ के बाद की ही दी गई है। आजकल बहुत देखने में आता है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स इशू होते हैं। वो फॉल्स, रॉन्ग, फेक जो एडवर्टाइजमेंट्स इशू होते हैं, उससे कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं डिसेप्शन क्रिएट हो जाता है। इंड्यूस तो होते ही हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, सर्विसेज अवेल करने के लिए। अब उसके लिए भी यहाँ पे अलग से पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास पावर होगी, वो पेनल्टी इम्पोज कर पाएगा। हमने जहाँ सीसीपीए के फंक्शन समझे, वहाँ ये समझा था कि पेनल्टी इम्पोज करने की पावर भी दी गई है, तो इम्पोज पेनल्टी। तो यहाँ सीसीपीए पेनल्टी इम्पोज कर पाएगा मैन्युफैक्चरर पे, एंडोर्सर पे, अप टू ₹10 लाख एंड इम्प्रीजनमेंट अप टू 2 years फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है, फाइन का अमाउंट 50 लाख रुपीज तक एक्सटेंड किया जा सकता है एंड इम्प्रीजनमेंट का पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है अप टू 5 years तक। सीसीपीए प्रोहिबिट कर सकता है एंडोर्सर को, अगर वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को एंडोर्स करता है, देन एंडोर्सर को प्रोहिबिट किया जा सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में 1 year तक एंडोर्समेंट नहीं कर पाएगा, एंडोर्स नहीं कर पाएगा। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है, तो एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए ये प्रोहिबिशन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 3 years तक। यानी एंडोर्सर को भी ध्यान रखना होगा कि वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का पार्ट ना बने। प्रोडक्ट लायबिलिटी, ऐसा कोई प्रोविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में था ही नहीं, अब एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर, इनको भी लायबल ठहराया गया है कि अगर मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर, इनकी वजह से अगर कंज्यूमर को कोई हार्म या इंजरी हो जाती है, डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विसेज अगर उन्हें मिल जाती है, देन ये कंज्यूमर को कॉम्पेंसेशन पे करेंगे। प्रोडक्ट लायबिलिटी मीन्स liability of a product manufacturer, service provider or seller to compensate the consumer for any harm or injury caused by defective goods or deficient services. अब कंज्यूमर कॉम्पेंसेशन अगर इनके अगेंस्ट में क्लेम करना चाहता है, ऑब्टेन करना चाहता है, देन कंज्यूमर ने प्रूव करना होगा कि इनकी वजह से मुझे सफरेंस हुई है, इन्होंने मुझे डिफेक्टिव या डेफिशिएंट रिस्पेक्टिवली गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। ये हमने की फीचर्स डिस्कस किए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको यहाँ जो की फीचर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उनमें आपको कंज्यूमर्स राइट पे क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, शॉर्ट नोट आपको पूछा जा सकता है, सीसीपीए कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। आपको जो फंक्शंस बताएं वो भी जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको जुरिसडिक्शन पूछी जा सकती है कंज्यूमर्स का
इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे, उनके जुरिसडिक्शन पूछी जा सकती है। बताइए अभी आपको मैंने 1 करोड़, 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़, याद रखिएगा। 2 मार्क्स के लिए आपको प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होता है ये भी पूछा जाने का चांस है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SEZ एक्ट। इस एक्ट में भी छोटा सा अमेंडमेंट है। इस एक्ट में हमने समझा था इस एक्ट का एम क्या है, ये एक्ट का स्कोप कहाँ तक है। इसके अलावा हमने जब प्रोविजन समझने शुरू किए थे उससे पहले हमने डेफिनेशन समझी थी। SEZ एक्ट में जो टर्म्स यूज की गई हैं उनको सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन वी में, सेक्शन 2 सबसेक्शन वी में पर्सन को डिफाइन किया गया है। पर्सन की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है। तो अब हम अमेंडमेंट समझने से पहले पर्सन की डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पर्सन इंक्लूड्स an individual whether resident in India or outside India. HUF, Hindu Undivided Family, cooperative society, company whether incorporated in India or outside India. Firm, proprietary concern, an association of person or body of individuals whether incorporated or not. के अलावा लोकल अथॉरिटी को भी यहाँ पे पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। लोकल अथॉरिटी के बाद यहाँ पे कुछ इंसर्ट किया गया है बाय एन अमेंडमेंट। एंड एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल, HUF और कोऑपरेटिव एसोसिएशन और बॉडी। के बाद है अथॉरिटी और कंपनी। अथॉरिटी और कंपनी के बाद भी कुछ इंसर्ट किया गया है। तो पर्सन की डेफिनेशन जो SEZ एक्ट 2005 में सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन बी में दी गई है, वहाँ इंडिविजुअल को, HUF को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कंपनी को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया गया है। लोकल अथॉरिटी को भी इंक्लूड किया गया है। इवन कोई एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल, HUF, कोऑपरेटिव एसोसिएशन, बॉडी, इनके थ्रू अगर कहीं कोई ओन्ड और कंट्रोल्ड है देन वो ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच भी क्या कहलाएगा, पर्सन। यहाँ लोकल अथॉरिटी के बाद कुछ इंसर्ट किया गया है, साथ ही अथॉरिटी और कंपनी जो लास्ट में ये वर्ड है इनके बाद भी कुछ इंसर्ट किया गया है। देखिए हम अमेंडमेंट करते हुए क्या इंसर्ट किया गया है, ये देखिए 8 जुलाई 2019 का ये अमेंडमेंट है। कहाँ से ये अमेंडमेंट हम समझ रहे हैं, गैजेट ऑफ इंडिया से। कई जगह बोला है मैंने, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का राजपत्र। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस हुआ था। इस एक्ट में ये लिखा गया कि पर्सन की डेफिनेशन में जहाँ लोकल अथॉरिटी वर्ड दिया गया है उसके बाद इंसर्ट हो जाएगा ट्रस्ट और एनी एंटिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ पर्सन की डेफिनेशन में ही सेकेंड अमेंडमेंट क्या हो रहा है, अथॉरिटी और कंपनी। अथॉरिटी और कंपनी इस डेफिनेशन में लास्ट में लिखा गया है, तो अथॉरिटी और कंपनी उसकी जगह क्या होगा, अथॉरिटी, कंपनी, ट्रस्ट और एंटिटी। तो ये दो अमेंडमेंट हैं जो हमने कहाँ ध्यान रखने हैं, पर्सन की डेफिनेशन में ध्यान में रखने हैं अंडर SEZ एक्ट 2005। नेक्स्ट अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं हम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। शॉर्ट में आप क्या कहते हैं, इसे PMLA के नाम से याद करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लास्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे 20 अगस्त 2019 को। ये देखिए गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, इसमें 20 अगस्त 2019 को नोटिफाई किया गया।
हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में रिपोर्टिंग एंटिटीज के बारे में समझा था। रिपोर्टिंग एंटिटीज ने अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से जहाँ डील करना होता है, केवाईसी भी सेटिस्फाई करनी होती है। अब क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, यहाँ पे इस एक्ट में अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं वो डिजिटल केवाईसी कर पाएंगी। अब ये डिजिटल केवाईसी को प्रॉपर वे में डिफाइन भी किया गया है। डिजिटल केवाईसी मीन्स कैप्चरिंग लाइव फोटो ऑफ द क्लाइंट एंड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ द पोजीशन ऑफ आधार। हर पर्सन का आधार लिया जाता है बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, वेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट along with the latitude and longitude of the location where such live photos is being taken by an authorized officer of the reporting entity। तो यहाँ डिजिटल केवाईसी को डिफाइन किया गया है। अब सारी रिपोर्टिंग एंटिटीज प्रैक्टिकली डिजिटल केवाईसी करवा रही हैं। और डिजिटल सिग्नेचर, ये वर्ड आपको ऑलरेडी आता है। इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो सिग्नेचर यूज किया जाता है, डिजिटली सिग्नेचर के तौर पे जिसे काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर, और शॉर्ट में हम इसे डे टू डे अफेयर्स में कहते हैं डीएससी। क्या आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपने अपना आधार देना पड़ता है, आधार सबमिट करना पड़ता है? क्या बैंक आपकी केवाईसी लेता है, केवाईसी फॉर्म आपसे साइन करवाता है? बिल्कुल करवाता है। आज अगर हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, क्या वहां हमने केवाईसी फुलफिल करनी होती है? बिल्कुल करनी होती है। आज आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ज्यादातर साइट्स आपसे पहले केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करवाती हैं। तो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज की डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं, उन रिपोर्टिंग एंटिटीज को अलाउ कर दिया गया है कि वो डिजिटल केवाईसी करवा सकते हैं, और डिजिटल केवाईसी का प्रोसेस या नोटिफिकेशन के साथ अनेक्स भी कर दिया गया है। रिपोर्टिंग एंटिटीज shall develop an application for digital KYC, और वो जो प्रोसेस होगा which shall be made available at customer's touch point for undertaking KYC of their customer, and KYC process shall be undertaken only through this authenticated application of reporting entities। यानी सारी रिपोर्टिंग एंटिटीज अब डिजिटल केवाईसी के लिए अपना प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म डेवलप करेंगी, और वो ऑथेंटिकेटेड फॉर्म जो है उसके थ्रू डिजिटल केवाईसी करवाई जा सकेगी। वास्तव में जब डिजिटल केवाईसी होती है, देन क्लाइंट के मोबाइल नंबर पे एंड उसके ईमेल आईडी पे एक यूनिक ओटीपी इशू कराता है, और वो जो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड इशू कराता है वो हमने, अगर हम क्लाइंट हैं, देन रिपोर्टिंग एंटिटी के ऑथराइज्ड ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होता है। इस तरह से हमारे यूनिक मोबाइल नंबर पे, यूनिक ईमेल आईडी पे प्रॉपर पासवर्ड आता है, जिसे हम, वो जो ओटीपी यानी पासवर्ड आता है जिसे हम ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। इस तरह से हमारा डिजिटल केवाईसी का एक प्रॉपर सिक्योर्ड प्रोसेस कंप्लीट होता है। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है रिपोर्टिंग एंटिटी का, वो चेक करता है, वेरीफाई करता है कि जो इंफॉर्मेशन पिक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, वो हमने जो इंफॉर्मेशन उसे सबमिट की है जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके साथ मैच भी कर रही है या नहीं। लाइव फोटोग्राफ ऑफ द क्लाइंट, वो डॉक्यूमेंट्स में हमने जो फोटो सबमिट की है, हमारी लाइव फोटोग्राफ उससे मैच भी हो रही है या नहीं। ऑल द नेसेसरी डिटेल जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किए गए हैं, इंक्लूडिंग मैंडेटरी फील्ड, वो प्रॉपर है या नहीं है। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, customer application form shall be digitally signed by authorized representative of the reporting entity, कि हाँ मैंने इसको प्रॉपरली चेक कर लिया है, सारी इंफॉर्मेशन ओके है। वो प्रिंट ले लेगा उस कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म का, गेट सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन ऑफ द कस्टमर एट अप्रोप्रिएट प्लेस, एंड वो जो हार्ड कॉपी है कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म की वो रिटर्न कर देगा कस्टमर को। इस तरह से डिजिटली केवाईसी की जाती है बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी
फॉर ऑल द क्लाइंट्स। टाइम की नीड थी, इसलिए एक्ट में ये अमेंडमेंट लाया गया। अब एग्जाम में आपको डिजिटल केवाईसी की डेफिनेशन एंड डिजिटल केवाईसी का प्रोसेस पूछा जा सकता है। ये अमेंडमेंट मेरे नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है, वीडियो लेक्चर में भी इंक्लूडेड ही है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है। जो अमेंडमेंट बताने जा रही हूँ वो मेरे वीडियो लेक्चर्स में, मेरे नोट्स में कवर्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 2 नए सेक्शंस इंसर्ट किए गए थे 2018 में, अगस्त 2018 में ये अमेंडमेंट आया था। सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148। एग्जाम में इन पर क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, इसलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 143A, पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पेंसेशन। सेक्शन 143A इंसर्ट किया गया एक्ट में लिखा गया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC, the court trying an offence under section 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant in a summary trial or a summon case where a pleads not guilty to accusation made in the complaint and in any other case upon framing of charge। इसी के साथ साथ ये जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन का अमाउंट है उसकी भी लिमिट दे दी गई। ये 20% ऑफ अमाउंट ऑफ चेक से ज़्यादा नहीं होगा। इंटरिम कॉम्पेंसेशन शैल बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और विद इन फर्दर पीरियड नॉट एक्सेडिंग 30 days, अगर कोर्ट सफिशिएंट कॉज के बेसिस पे फर्दर पीरियड एक्सटेंड कर दे। इफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, court shall direct the complainant to repay the drawer the amount of interim compensation with interest, और interest यहाँ चार्ज होगा at the bank rate published by the RBI, prevalent at the beginning of the relevant financial year within 60 days from the date of order or within such period not exceeding 30 days। तो यहाँ इंटरिम कॉम्पेंसेशन का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ एज पर सेक्शन 143A। साथ ही यहाँ क्लियरली लिखा गया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन द CRPC, यानी ये प्रोविजन CRPC पे भी ओवरराइडिंग इफेक्ट ले रहा है। इसके अलावा सेक्शन 148 इंसर्ट किया गया, पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। यहाँ अपीलेट कोर्ट को पावर दे दी गई नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC। यहाँ ये प्रोविजन भी किस पे ओवरराइडिंग इफेक्ट ले रहा है? CRPC पे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पे। इन एन अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138। सेक्शन 138 आपको सबको याद होगा, डिसऑनर ऑफ चेक का सेक्शन है। द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर द अपीलेट टू डिपॉजिट such a sum which shall be minimum of 20% of fine or compensation awarded by the trial court, provided that amount payable under this section shall be in addition to interim compensation paid by the appellant under section 143A। तो ये आपको शॉर्ट नोट के तौर पे याद रखना है। अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेरा 1973 को रिप्लेस करते हुए पेमा 1999 अप्लाई किया गया था। छोटा सा एक्ट है, लेकिन इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी समझने के लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत अच्छे से समझने होते हैं। आज हम समझ रहे हैं कि यहाँ अमेंडमेंट्स कौन कौन से हो गए हैं जो अब नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगस्त 2020 में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020 के तौर पे।
में स्पेशली रिजर्व बैंक ने परमिट किया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी को. Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reserve Bank may, on an application made to it, and on being satisfied that it is necessary to do so, allow any person to take or send out of India to any country or bring into India from any country currency notes of Government of India and or Reserve Bank of India, subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may stipulate. That means कहीं भी regulations में कुछ भी और क्यों ना दिया गया हो, रिजर्व बैंक के पास पावर है कि अगर कोई पर्सन आरबीआई को अप्लाई करता है, आरबीआई उससे अगर सेटिस्फाइड है, देन पर्सन को अलाउ किया जा सकता है, पैदा आरबीआई पर्सन को अलाउ किया जा सकता है पैसा लाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, to take or send out of India to any country or bring into India from any country currency notes of Government of India. रिजर्व बैंक डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगा, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज कर सकता है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019. अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया है. वो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनमें से मैक्सिमम डेफिनेशंस हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर में समझ चुके हैं. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सरफेसा एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जो कंपनी आरबीआई के पास रजिस्टर होती है उसे कहते हैं हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. शॉर्ट में से एआरसी भी कहा जाता है, साथ ही इसी को ही सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एग्जांपल है. कन्वर्टेबल नोट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अब जहाँ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू होती है वहाँ डोमेस्टिक कस्टोडियन, डिपॉजिटरी, इनकी भी जरूरत पड़ती है. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो आता ही है आपको. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. ये सारे वर्ड्स हमने समझे हुए हैं. अब यहाँ अमेंडेड प्रोविजन में हमने क्या ध्यान रखना है, जनरल कंडीशंस जो अप्लाई की गई हैं फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी एप्लीकेबल हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट and for sufficient reasons and in consultation with the central government permit a person resident outside India to make any investment in India subject to terms and conditions as necessary. यानी ये आरबीआई के पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करते हुए किसी पर्सन को अलाउ किया जा सकता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. और किस पर्सन की बात हो रही है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है. पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है वो सब्सक्राइब कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन इंडियन कंपनी इंडिया में जो टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड है उनको फॉलो करते हुए. पर्सन जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का सिटीजन है या एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट हुई है बांग्लादेश और पाकिस्तान में कैन नॉट परचेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इस पॉइंट पे रेज किया जा सकता है. सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कैन नॉट इन्वेस्ट इन डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर और एक्टिविटी प्रोहिबिटेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. किसी इंडियन कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाया तो जा सकता है. इंडियन कंपनी उसे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है.
Sectors prohibited for FDI: lottery business, including government or private lottery, online lotteries, gambling and betting, including casinos, चिट फंड, निधि कंपनी, TDRs में इन्वेस्टमेंट नहीं लाया जा सकता है, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट, टबैको, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई अलाउड नहीं है. Activities or sectors not open to private sector investment, for example atomic energy, railway operations, other than permitted activities, इनमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है. Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchisee, trademark, brand name, management contract is also prohibited for lottery business and gambling and betting activities. ये prohibited sectors कौन कौन से हैं जिनमें एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. इसमें भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अमेंडमेंट के साथ याद रखिएगा. ये तो याद है ना कि एफडीआई लाने के दो ही रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट. अब एफडीआई लाने के लिए कुछ परमिटेड सेक्टर्स भी हैं. जो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स नहीं हैं, क्या मैं कह सकती हूँ नॉर्मली वही क्या है, परमिटेड सेक्टर्स. अब परमिटेड सेक्टर्स जो हैं उनमें एफडीआई हम मर्जी चाहे जितना नहीं ला सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वहां हम मनमानी कर सकते हैं. परमिटेड सेक्टर्स में भी एफडीआई लाने के लिए लिमिट्स स्पेसिफाइड हैं. एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री 100% एफडीआई लाया जा सकता है थ्रू ऑटोमेटिक रूट. प्लांटेशन में भी 100% है थ्रू ऑटोमेटिक रूट. माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ओर्स, वहां भी 100% है. कोल लिग्नाइट माइनिंग में भी यहाँ 100% है. तो अलग अलग सेक्टर में कितना कितना परसेंट एफडीआई लाया जा सकता है वो पूरी लिस्ट है, आपके नोट्स में कवर्ड है. प्रिंट मीडिया में गवर्नमेंट रूट अलाउ करता है, 26% तक ही लाया जा सकता है. ऑल्दो प्रिंट मीडिया अगर पब्लिशिंग और प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैगजीन और स्पेशली जर्नल्स और पीरियडिकल्स उनके रिस्पेक्ट में एफडीआई लाना चाह रहा है, वहां गवर्नमेंट रूट के थ्रू 100% लाया जा सकता है. एयरपोर्ट 100% लाया जा सकता है, ऑटोमेटिक रूट है. तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग से लिमिट्स हैं. पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर सकता है, एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए. इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर सकता है. राइट इशू में, बोनस इशू में भी इन्वेस्ट कर सकता है. इंडियन कंपनी की सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट अलाउड है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में स्वैट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है. इवन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एफपीआई इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है. एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, रिपैट्रिएशन बेसिस, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एग्जाम में यहाँ आपको पूछा जा सकता है क्या एनआरआईज, ओसीआईज इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. तो यहाँ इन रूल्स में स्पेसिफाई किया गया है एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019 में प्रोवाइड किया गया है कि एनआरआई और ओसीआईज इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकेंगे अदर देन एग्रीकल्चर लैंड एंड फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी. एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी के अलावा अगर इंडिया में कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है कर सकते हैं. अब उसके लिए कंसिडरेशन कहाँ से आएगा. नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आ सकता है, थ्रू इनवर्ड रेमिटेंस, या उनका जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट मेंटेन्ड है
वहां से पैसा लगाया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है कौन सी, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। एक्वायर नहीं की जा सकती है ये 3 तरह की प्रॉपर्टी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी उन्हें गिफ्ट में दी जा रही है बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ली जा सकती है, अपने रिलेटिव से ले सकता है वो पर्सन। इनहेरिटेंस के थ्रू भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, इनहेरिटेंस के थ्रू भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, लेकिन उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रोविजंस कंप्लाई करने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस जो एप्लीकेबल है उन्हें फॉलो करना होगा। अब जॉइंट एक्विजिशन बाय स्पाउस ऑफ एनआरआई और एनओसीआई, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, नॉट बीइंग एनआरआई और ओसीआई, लेकिन वो किसी एनआरआई या ओसीआई का स्पाउस है, देन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जॉइंटली एक्वायर कर सकता है विद हिज और हर एनआरआई और ओसीआई स्पाउस। लेकिन उसके लिए भी कंसिडरेशन तो पे करना होगा। कंसिडरेशन कहाँ से पे किया जाएगा? थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल बाय वे ऑफ इनवर्ट रेमिटेंस या नॉन रेजिडेंट अकाउंट जो मेंटेन रखा गया है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, उस अकाउंट से पैसा लगाया जा सकता है, कंसिडरेशन पे किया जा सकता है। नो पेमेंट फॉर एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी मेड ईदर बाय ट्रैवलर्स चेक और बाय फॉरेन करेंसी नोट और बाय एनी अदर मोड अदर देन स्पेसिफाइड मोड। जो स्पेसिफाइड मोड है उसके अलावा कहीं और से पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। हाँ, वो जो स्पाउस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो स्पाउस जिसके साथ जॉइंटली लिया जा रहा है, एनआरआई या ओसीआई स्पाउस जो है, मैरिज यहाँ पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है एंड सबसिस्ट करना जरूरी है कंटिन्यूस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years। जब वो प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है उससे पहले कम से कम 2 years तक मैरिज मेंटेन रखना यानी सबसिस्ट रखना जरूरी है। अब अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है परमिटेड एक्टिविटी के लिए, परमिटेड एक्टिविटी क्या है? कोई ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस या कोई अदर प्लेस ऑफ बिजनेस अगर लोकेट किया जाना है तो उसके लिए भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है। हाँ, वो जो एक्टिविटी जिसके लिए प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है वो परमिटेड होनी चाहिए। सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी एप्लीकेबल हैं वो पर्सन कंप्लाई करेगा, ड्यूली कंप्लाई किया जाएगा। पर्सन आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिक्लेरेशन फाइल करेगा फॉर्म नंबर IPI में, नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सन वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी क्रिएट कर पाएगा थ्रू ऑथराइज डीलर, ट्रांसफर बाय वे ऑफ मॉर्गेज टू एन ऑथराइज डीलर एज अ सिक्योरिटी फॉर एनी बोरोइंग। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उसे मॉर्गेज भी रखा जा सकेगा। लेकिन हाँ, ये पर्सन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, हांगकांग, मकाओ, नेपाल, भूटान या डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नहीं होना चाहिए। तो नो पर्सन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, हांगकांग, मकाओ, नेपाल, भूटान, डेमोक्रेटिक People's Republic of Korea shall acquire immovable property other than a lease for not exceeding 5 years without prior approval of the RBI। ये सब ऑलरेडी आपके नोट्स में कवर्ड है। परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फॉरेन एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स और कॉन्सुलेट जनरल्स, इनके लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर ये प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, कर सकेंगे, बट अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस। और उसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें क्लियरेंस मिली होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो पे किया गया होना चाहिए out of the funds remitted from abroad through normal banking channel। के अलावा अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर है वो भी इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, लेकिन
ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं वो फुलफिल करनी होगी। वो सिर्फ एंड सिर्फ एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ही एक्विजिशन कर पाएगा। पढ़ लेते हैं हम। अ पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, belonging to minority communities in those countries, namely Hindus, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christians, who is residing in India and has been granted a long-term visa by the central government, may purchase only one residential immovable property in India as a dwelling unit for self-occupation and only one immovable property for carrying out self-employment, subject to few terms and conditions. पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद सेल करके अगर सेल प्रोसीड्स को रिपैट्रिएट करना चाहता है उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और इज सक्सेसर शिल नॉट एक्सेप्ट विद जनरल स्पेसिफिक परमिशन बाय द आरबीआई repatriate outside India the sale proceeds of any immovable property। यानी रिपैट्रिएट करना है अगर सेल प्रोसीड्स तो उसके लिए रिजर्व बैंक की जनरल और स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है। इन द इवेंट ऑफ सेल ऑफ immovable प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एनआरआई और ओसीआई, ऑथोराइज्ड डीलर may allow repatriation of sale proceeds outside India बट सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या हैं? 3 कंडीशंस हैं। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेलर ने एक्वायर की होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रूल्स रेगुलेशंस, उन सबको कंप्लाई करते हुए। अमाउंट फॉर एक्विजिशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज पेड इन फॉरेन एक्सचेंज received through normal banking channel or out of funds held in foreign currency non-resident account or funds held in non-resident external account। अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, repatriation of sale proceeds is restricted not more than 2 such properties। ये 3 कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाई अगर हो रही हैं तभी ऑथराइज डीलर अलाउ करता है रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस 2019। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात तो हमने कर ली। वास्तव में अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। Save as otherwise provided in Foreign Exchange Management Act, rules, regulations. No person resident outside India shall make investment in India। अगर कोई भी पर्सन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 कंसर्न रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई करने होंगे। अब रेस्ट्रिक्शंस क्या एप्लीकेबल हैं ये देखने हैं हमने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है, अगर कोई पर्सन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस एप्लीकेशन के सारे पॉइंट से सेटिस्फाइड है, देन रिजर्व बैंक परमिट कर सकता है इंडियन एंटिटी या म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल फंड को, या अगर कोई फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या प्रोप्राइटरी कंसर्न है उनको अलाउ कर सकता है टू रिसीव एन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना होगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज इंडिया में डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में, एनसीडीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, इंडियन कंपनी जो बॉन्ड्स इशू करती है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स में, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में, ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स
जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू इशू होती है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एफपीआई। डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय बैंक्स, क्रेडिट एनहांस्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बाय द एफपीआई, अलाउड है। लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड, उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हुए अगर इशू किए गए हैं। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में, यूनिट्स इशूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में भी एफपीआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एफपीआईज किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है। ये तो बात हुई एफपीआईज कहाँ इन्वेस्ट कर पा रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब एनआरआईज और ओसीआईज, एनआरआईज नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओसीआईज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो रिपैट्रिएशन बेसिस पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वास्तव में इनका इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी का होता है, इधर ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस और ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। अगर ये रिपैट्रिएशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन कर सकते हैं गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के यूनिट्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बॉन्ड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स के बॉन्ड्स में, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स में। जबकि एनआरआईज और ओसीआईज अगर नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन उन्हें ध्यान रखना होता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगे। नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे वो विदाउट एनी लिमिट इन्वेस्ट कर सकते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में, ईटीएफ के यूनिट्स में, लेस देन और इक्वल टू 50% इन इक्विटी और नेशनल प्लान और सेविंग सर्टिफिकेट्स में जो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट इनके लिए अलाउ किया गया है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उन इन्वेस्टर्स की 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली है। एफपीआईज कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनआरआईज ओसीआईज ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस, एनआरआईज ओसीआईज ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, एंड फोर्थ कैटेगरी है फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिस्पेक्ट में कि अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं कर सकेंगे या नहीं। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और एनी अदर एंटिटी permitted by the Reserve Bank may purchase or sell dated government securities, treasury bills, although इसके लिए RBI ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज की हुई है वो उन्हें फुलफिल करना जरूरी होगा। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, अब सेल करके पैसा बाहर ले जाना है। सेल करके अगर पैसा बाहर ले जाना है तो यहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशन 2019 में लिखा गया है कि अगर सेल प्रोसीड्स को रेमिट करना है कैसे किया जा सकेगा। अगर ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे किया गया है तब तो सेल प्रोसीड्स को बाहर रेमिट किया ही नहीं जा सकेगा। उसके अलावा यहाँ स्पेसिफिकली लिखा गया है कि सेल प्रोसीड्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स को पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बाहर रेमिट नहीं कर पाएगा विदाउट कंप्लायंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस 2019। ऑथोराइज्ड डीलर अलाउ करेगा रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके लिए पहले ये देखना होगा कि सारा का सारा सेल प्रोसीड्स बाहर नहीं जा सकता। जो टैक्स एप्लीकेबल है वो डिडक्ट होने के बाद ही जो सेल प्रोसीड बचेगा वो बाहर ले जाया जा सकेगा। इंस्ट्रूमेंट वो पर्सन ने रिपैट्रिएशन बेसिस पे एक्वायर किया होगा, परचेस किया होगा, तभी सेल प्रोसीड्स को ले जाने के लिए परमिशन दी जाती है। रिजर्व बैंक्स अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड इन अदर केसेस फॉर सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स। ऑथराइज्ड डीलर रेमिटेंस अलाउ करेगा बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिलेटेड फॉर परमिटेड डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबी, आपके इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट में यहाँ ईसीबी को कवर किया है
सिर्फ इसलिए मैं यहाँ ईसीबी का ओवरव्यू दे रही हूँ, एक ब्रीफ नोट बता रही हूँ आपको। अदरवाइज ये ईसीबी कंप्लीट एक चैप्टर हमने लेक्चर में समझा हुआ भी है, साथ ही आपके नोट्स में भी सारा डिटेल कवर्ड है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अगर कोई इंडियन एंटिटी कमर्शियल पर्पस के लिए बोरो कर रही है, हम उसे क्या कहेंगे? कमर्शियल बोरोइंग्स। अब अगर वो कमर्शियल बोरोइंग एक्सटर्नल सोर्सेज से रेज की जा रही है, आउटसाइड इंडिया से अगर रेज की जा रही है, देन उसे कहा जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, यानी कि ईसीबी। ईसीबी जो रेज की जाती है उसका फ्रेमवर्क जो हमने समझा था, वहां मैंने आपको बताया था 3 ट्रैक्स एप्लीकेबल होते हैं। ट्रैक 1 मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, ट्रैक 2 लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, जबकि जो ट्रैक 3 है वो एप्लीकेबल होता है फॉर इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी के रिस्पेक्ट में। अब ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जहाँ रेज की जाती है, वहां आरबीआई के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होते हैं। हमने समझा होता है कि ईसीबी रेज करने के लिए बोरोअर्स कौन कौन हो सकते हैं, लेंडर्स कौन कौन से एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबल बोरोअर्स, रिकॉग्नाइज लेंडर्स समझे थे, पार्किंग ऑफ ईसीबी एंड यूज ऑफ ईसीबी, प्रोहिबिटेड एंड यूज ऑफ ईसीबी समझा था। तो यहाँ पे आपको फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी के बारे में दिया गया है। ट्रैक 1 ट्रैक 2 फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और ट्रैक 3 है इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी के लिए। तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में पेमेंट आता है, जबकि इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड है तो इंडियन रूपी में पेमेंट आता है। ईसीबी रेज किसके थ्रू किया जा सकता है? मतलब लोन के फॉर्म में रेज किया जाता है, बैंक लोन लिया जा सकता है, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इवन ट्रेड क्रेडिट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी है, मैक्सिमम केसेस में बैंक लोन के तौर पे ही लिया जाता है। एलिजिबल बोरोअर्स कौन होते हैं? ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई, इवन पोर्ट ट्रस्ट, एसईजेड में लोकेटेड यूनिट्स को, सिडबी को, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया को भी अलाउ किया गया है ईसीबी रेज करने के लिए। जबकि अगर इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज की जा रही है, ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रेज फॉरेन करेंसी, रजिस्टर्ड एंटिटीज एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, एलिजिबल बोरोअर्स तो समझ आ गया। अब रिकॉग्नाइज लेंडर्स, मतलब उधार दे कौन सकेगा? लेंडर शुड बी रेजिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन कंप्लायंट कंट्री, यानी एफएटीएफ ने जो प्रोहिबिटेड कंट्रीज डिक्लेयर की हुई हैं, वहां से तो हम बोरो नहीं कर सकेंगे। ईसीबी का एंड यूज प्रोहिबिटेड है, यहाँ लिखा हुआ है ईसीबी यूजेस नेगेटिव लिस्ट, दैट मीन्स कुछ पर्पसेस के लिए ईसीबी को यूज नहीं किया जा सकता है। रियल एस्टेट एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल पर्पस, और इसके कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ईसीबी को नहीं यूज किया जा सकता है, ऑल्दो इसका भी कुछ एक्सेप्शन एप्लीकेबल है। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए भी ईसीबी को रेज नहीं किया जा सकता है। ऑन लैंडिंग एक्टिविटीज यूजुअली ईसीबी के थ्रू नहीं अलाउ की जाती है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब ईसीबी जो रेज की जाती है, जब तक उसका यूज नहीं कर रहे हैं तब तक उसे कहीं पार्क करना भी जरूरी होता है। पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, ईसीबी प्रोसीड्स को पार्क किया जा सकता है। ईसीबी प्रोसीड्स आर परमिटेड टू बी पार्क्ड अब्रॉड एज वेल एज डोमेस्टिकली, पार्क तो किया जा सकता है। अब ईसीबी प्रोसीड्स को पार्क जो किया जा सकता है, कहाँ पार्क किया जाएगा? या तो इंडिया से बाहर या इंडिया में पार्क किया जा सकता है। ईसीबी रेज करने पर रिपोर्टिंग भी करनी होती है, आरबीआई के ईसीबी डिवीजन को रिपोर्ट करना होता है। इवन ईसीबी को आफ्टरवर्ड्स इक्विटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पर।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, ये टॉपिक हमारा ईबीसीएल में भी कवर हुआ, साथ ही सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज सब्जेक्ट में भी हमने समझा था। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, यहाँ कोर्स में पढ़ा है हमने, वीडियो लेक्चर्स में पूरा डिटेल में कवर्ड है, नोट्स में भी सब कुछ इंक्लूड किया गया है। लेकिन क्योंकि ईबीसीएल के सप्लीमेंट में जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है उसमें कवर किया गया है, इसलिए इन ब्रीफ यहाँ मैं आपको टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज बता रही हूँ, एनबीएफसी की डेफिनेशन बता रही हूँ। Definition of NBFC under RBI Act. Non-banking financial company means financial institution which is a company. Non-banking institution which is a company and which has its principal business the receiving of deposits under any scheme or arrangement or in any other manner or lending in any other manner. Such other non-banking institution or class of institutions, the RBI may with prior approval of the central government notify in the official gazette. उसे कहा जाता है NBFC. RBI एक्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी डिफाइन किया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन means a non-banking institution which carries as its business or part of its business any of the following activities: financing, acquisition of shares, stock, bonds, debentures, etc., letting or delivering of any goods to a hirer under hire purchase agreement, carrying on insurance business, managing, conducting or supervising as foreman, agent or in any other capacity as chit, etc., collecting for any purpose or under any scheme or arrangement by whatever name called monies in lump sum or otherwise by way of subscriptions or sale of units or other instrument or in any other manner and awarding prizes, gifts, etc., either in cash or in kind. तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा है या परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज और प्रोवाइडिंग ऑफ इट्स सर्विसेज के लिए काम कर रहा है, या जिसका प्रिंसिपल बिजनेस परचेज और कंस्ट्रक्शन और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जाता है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड किया गया है कंपनी, कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी को। आरबीआई एक्ट में डिपॉजिट वर्ड को भी डिफाइन किया गया है, इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन इन एनी अदर फॉर्म बट डज नॉट इंक्लूड की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। शेयर कैपिटल के तौर पे अमाउंट रिसीव हुआ या पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल रिसीव हुई बाय द पार्टनर्स, या कोई बैंक से अमाउंट रिसीव हुआ, या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिला है, या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से मनी आई है, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पैसा आया है, वो डिपॉजिट नहीं कहलाता है। इवन सिक्योरिटी डिपॉजिट, डीलरशिप डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी या गुड्स या प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कुछ एडवांस आया है, वो भी डिपॉजिट नहीं होगा। कोई भी अमाउंट किसी इंडिविजुअल से अगर रिसीव हुआ है या फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन से रिसीव हुआ है, नॉट बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू मनी लैंडिंग, उनसे अगर पैसा आया है वो भी डिपॉजिट नहीं है। इवन चिट सब्सक्राइब करने के टुवर्ड्स अगर पैसा आ रहा है, एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट, वो भी डिपॉजिट नहीं कहलाता है। ये तो बात हुई थी कुछ टर्म्स की। अब एनबीएफसीज को एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। सब समझा हुआ है हमने। एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एनबीएफसी,
एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, या डेट फंड एनबीएफसी, या एनबीएफसी फैक्टर, एनबीएफसी नॉन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, मॉर्गेज गारंटी एनबीएफसी, अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म वाली एनबीएफसी, जिसे हम एनबीएफसी P2P भी कहते हैं। सबको समझा हुआ है। हमने एक ये भी समझा था कि एनबीएफसी ने कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं। ये देखिए, रिटर्न्स टू बी सबमिटेड बाय डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एनबीएफसी 1, 2, 3, 4, 6 हाफ ईयरली रिटर्न भी फाइल करना होता है, एंड जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है वो रिटर्न फाइल करती है एनबीएस 7 में। ये हमने ईबीसीएल के अमेंडेड प्रोविजन डिस्कस किए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एसईजेड एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशंस, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। के अलावा हमने ईसीबी और एनबीएफसी पे शॉर्ट नोट लिया है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रोवाइडेड सप्लीमेंट में इन्हें कवर किया गया है। वास्तव में अमेंडेड प्रोविजंस एग्जाम में आपको पूछे जाने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए आप ये स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा।